हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एक्साइटेड होंगे क्लास के लिए। तो बच्चों, हमारे पास आज है हमारा पाठ 6, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है परिचय। कैसे, कब और कहाँ। इंट्रोडक्शन, हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो बच्चों, इसमें हम कुछ ऐसी खोजों के बारे में, कुछ ऐसी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं इस पाठ में, जिसके बारे में हम पता लगाएं कि वो कब आए, उनका अस्तित्व कब आया, कैसे आया और किस तरीके से आया। तो आइए शुरू करते हैं परिचय के साथ, बिना किसी देरी के। तो बच्चों, इस पाठ का परिचय है, इतिहास समाज में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन है। दो काल इतिहास में समान नहीं है। इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भूतकाल में वस्तुएं कैसी होती थी। तो मतलब बच्चों, जो आज वर्तमान में हमारे पास जो वस्तुएं हैं, उनके जो साक्ष्य हमें मिलते हैं, वो भूतकाल में कैसी होती थी उनके बारे में जानेंगे और इतिहास के बारे में और अच्छे से अध्ययन करेंगे। क्योंकि बच्चों, जो इतिहास है, इतिहास में कभी भी दो काल एक समान नहीं होते हैं कि पहले जो हमारे पास जो काल था वो वर्तमान के काल के एकदम समान है। बिल्कुल नहीं होता है ऐसे बच्चों, ठीक है, अलग अलग होते हैं। और बच्चों, हम ये जानने का प्रयास करेंगे इस पाठ में कि जो भूतकाल था उसमें कैसी वस्तुएं थी, किस प्रकार बनती थी और कैसे बनाई जाती थी। तो बच्चों, आइए पाठ को शुरू करते हैं। तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले परिवर्तनों के बारे में ही होता है। यह इस बात से संबंधित है कि पहले अर्थात अतीत में वस्तुएं किस प्रकार की थी तथा उनमें क्या परिवर्तन हुए हैं। अतीत और वर्तमान की तुलना करते हुए समय का जिक्र अपने आप होने लगता है। हम पहले और बाद में की बातें करने लगते हैं। ठीक है बच्चों, अपने दैनिक जीवन में हम अपने आसपास की चीजों पर सदैव ऐतिहासिक प्रश्न उठाते हैं, चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। क्या कहना चाहते हैं बच्चों कि देखो, हम इस बात को बिल्कुल नहीं नकार सकते, इस बात से बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर सकते हैं कि जो इतिहास है अलग अलग समय काल पर अपने जो परिवर्तन जो अलग अलग समय पर अलग अलग परिवर्तन होते हैं, वही बाद में जाकर के इतिहास बनते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। और उसमें क्या है कि जो इस बात से और जो अलग अलग इतिहास बनते, इस बात से यह संबंधित है बच्चों कि पहले अर्थात जो कि अतीत बन गया है, अब अतीत में वस्तुएं किस प्रकार की थी, किस तरीके से बनाई जाती थी, कैसा उनका चलन था। ठीक है, और उनमें क्या अब वर्तमान समय में क्या उनमें परिवर्तन आए हैं। और अतीत वर्तमान की हम लोग एक तुलना करते हुए, कंपैरिजन करते हुए समय का जिक्र अपने आप होने लगता है। जब उनकी तुलना करते हैं तो समय का जिक्र अपने आप होने लगता है। ठीक है बच्चों, और हम पहले और बात की बातें करने लगते कि पहले इसमें ये था, अब इसमें ये मॉडिफाई हो गया है। पहले ये ऐसे दिखती थी, अब ये ऐसे, ये पहले ऐसे बनाई जाती थी, अब यह ऐसे बनाई जाती। इस तरीके की दो चीजों में तुलना की जाती है। ठीक है बच्चों, अब दैनिक जीवन में हमें जो हमारे जो आसपास की जो चीजें होती है, हमारे जो सराउंडिंग्स में होती हैं, उन पर सदैव ही हमेशा क्या होता है, ऐतिहासिक प्रश्न उठाते हैं। क्या ये कब बनाई गई थी? जैसे कि मान लो कुतुब मीनार का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ताजमहल का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे नए बच्चे, जैसे आप लोग जैसे बच्चे हैं, उनमें से कुछ बच्चों के पास कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो उत्सुकता भरे होते हैं कि ताजमहल, अच्छा कितने मजदूर लगे होंगे, या ये सुंदर नक्काशियां कैसे बनाई गई होंगी ताजमहल के दीवारों पर। इस तरीके से बच्चों जब वो ऐसे प्रश्न उठाते हैं अपने आसपास की चीजों को देख करके, तो वो क्या इतिहास के बारे में और एक्सप्लोर कर रहे हैं, इतिहास के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हम देख रहे हैं वह सदैव ऐसा ही हो रहा हो। जो हम देख रहे हैं सदैव मान लो कि वो हमेशा से ऐसे ही हो रहा हो। परंतु कभी कभी हम अचंभित हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या हो जाते हैं, हम बहुत हैरान हो जाते हैं कि कभी कभी हम उत्सुक होकर ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि वास्तव में ऐतिहासिक होते हैं, कि वास्तव में ऐतिहासिक होते हैं। मतलब जो हम प्रश्न पूछ उठते हैं, क्या सच में वो ऐतिहासिक होते हैं? जब आप चाय की दुकान पर किसी व्यक्ति को चाय पीते देखते हैं, तो आपको इस बात पर हैरानी हो सकती है कि चाय या कॉफी पीने का चलन कब से आरंभ हुआ होगा। आपके दिमाग में ये एक प्रश्न आ सकता है बच्चों की, जब आप किसी को चाय या कॉफी, सबके दिमाग में नहीं पर कुछ के दिमाग में आ सकता है कि जब बच्चों आप किसी चाय या कॉफी की दुकान पर जाते हैं, वहां पर लोगों को आप
चाय या कॉफी पीते हुए देखते तो आपके दिमाग में कभी कभी प्रश्न जरूर आता होगा कि ये चाय और कॉफी को पीना किसने स्टार्ट किया, जो इसका कॉफी और चाय पीने का चलन है वो किस प्रकार शुरू हुआ है। ठीक है बच्चों, ऐसा प्रश्न जरूर आता होगा। तो रेलगाड़ी में बैठे हुए आपके मन में यह विचार आ सकता है कि जो रेलवे का निर्माण कब हुआ था, रेलगाड़ी के आविष्कार से पहले लोग दूर दूर की यात्राएं कैसे करते थे। सुबह समाचार पत्र पढ़ते समय आपको यह जानने की उत्सुकता होती है कि जिस जमाने में समाचार पत्र नहीं होते थे तब लोग चीजों की जानकारी कैसे प्राप्त करते थे। तो मतलब ये अलग अलग तरीके के प्रश्न है जो आपके दिमाग में उठ सकते हैं। जैसे आप जब कभी आप रेल की यात्रा कर रहे हो, रेल के डिब्बे में बैठे बैठे आपके दिमाग में यह आ सकता है कि रेल का आविष्कार किसने किया होगा, और रेल का आविष्कार हुआ होगा कैसे हुआ होगा, और जब रेल का आविष्कार नहीं हुआ होगा तो लोग अपनी दूर दूर की यात्रा जो रेल से करते हैं वो कैसे करते होंगे। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और जैसे कि आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, ये सब जो डेली इस्तेमाल की जो चीजें हैं आपके जीवन में, जिनको जो आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं बच्चों, जब इनके बारे में आप सोचते पढ़ते पढ़ते, ठीक है अभी तो हमें अखबार के जरिए पूरे विश्व की जानकारी मिल जाती है, लेकिन अगर हमारे पास अखबार नहीं होता था तो हमें पूरे विश्व की जानकारी कैसे मिलती थी, हम कैसे जान पाते थे कि विश्व में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। तो ये सारे प्रश्न हमारे दिमाग में स्वतः ही उठते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये सब चीजों की जानकारी लोग कैसे प्राप्त करते थे, इसको हम अपने दिमाग में सोचते हैं, तो ये हमारे दिमाग के प्रश्न होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के प्रश्नों से हम समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। जब ऐसे प्रश्न आते हैं हमारे दिमाग में तो हम पिछले टाइम में जाने की कोशिश करते हैं, उस समय के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं कि उस समय का कैसा सिनेरियो रहा होगा, क्या माहौल रहा होगा जब इन चीजों का आविष्कार नहीं हुआ होगा, या इनका आविष्कार होते वक्त कैसा माहौल रहा होगा, कैसे हुआ होगा इनका आविष्कार। ये सारे प्रश्न आते हैं और हमें अतीत की तरफ खींच कर ले जाते हैं। तो हम समय को सदैव साल या महीनों के पैमानों पर नहीं देख सकते, साल के या महीनों के पर आकर के केवल नहीं देख सकते। कभी कभी ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वास्तव में गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलन में रहती है। मतलब जो एक चीज है बच्चों, वो सिनेरियो लंबे समय तक चला है, उसके लिए कोई महीना कोई तारीख फिक्स करना थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, हमारे देश में लोगों ने अचानक ही एक दिन सुबह उठकर चाय पीना आरंभ नहीं कर दिया था। जैसे कि जो चाय पीने का जो चलन है हमारे देश में, ऐसा ही नहीं हुआ था किसी दिन उठे और सबने चाय पीना शुरू कर दिया। नहीं, एक सिनेरियो आया होगा, कहीं से देखा गया होगा, कहीं से कोई रीति होगी जिससे चाय किसी उसका स्वाद, उसकी खूबियां, वो जो हर्ब है उसकी जो सेहत में सुधार लाती है, या जो भी उसके गुण होंगे, ताजगी लाती है, वो सब के कारण ही हमने चाय को अपनाया होगा। शौक के तौर पर भी अपना सकते हैं। तो बच्चों, ये क्या है, हमें ये चीजें हमें इतिहास के बारे में अच्छे से डीपली सोचने के लिए मजबूर करती हैं। तो बल्कि इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी जुबान पर चढ़ा था। एक बार में नहीं पीने लग गए थे चाय लोग, किसी ने पिया, पहली बार में अच्छा नहीं लगा, फिर पिया 2 बार 3 बार, फिर धीरे धीरे उनका स्वाद घर कर गया उनकी जबान पर, और उनकी जबान पर वह स्वाद चढ़ गया चाय का। और आज देखिए बच्चों, पूरे जगह पूरी दुनिया में चाय बहुत चाव से पी जाती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं हम, ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई निश्चित तिथि नहीं हो सकती कि किस डेट को उन्होंने चाय पीना शुरू किया, किस डेट को उन्होंने अच्छे तरीके से अपने जीवन में चाय को उभार लिया। ये सब के लिए बच्चों कोई फिक्स डेट नहीं हो सकती है। ठीक है, इसी प्रकार हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई स्पष्ट तिथि नहीं बता सकते कि इस तिथि को जो ब्रिटिशर्स आए थे और उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया, ऐसी कोई हम डेट नहीं डिक्लेयर कर सकते, क्योंकि बच्चों ये एक स्लो प्रोसेस था। वो आए थे व्यापार करने के लिए हमारे देश में, और व्यापार करते करते उन्होंने हमारी जड़ों को इतना खोखला कर दिया कि वो हमसे ही विनती कर करके व्यापार की आज्ञा मांगी और हमारे देश पर उन्होंने कब्जा कर लिया। ये एक दिन में नहीं हुआ होगा, ना ही किसी एक पर्टिकुलर डेट या तारीख को हुआ होगा, ये धीरे धीरे एक स्लो प्रोसेस है जो एक लंबे समय के दौरान हुआ होगा। ठीक है बच्चे, तो बच्चे आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन किसी तिथि को आरंभ हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस प्रकार परिवर्तन आए, यह सब स्पष्ट रूप से बताना संभव नहीं है। मतलब इनकी कोई एक फिक्स डेट नहीं है कि इस दिन, इस महीने, इस समय, इस ठंडी में, गर्मी में, इस मौसम में आए थे, ऐसा कोई फिक्स समय नहीं है, क्योंकि ये लिखित रूप से कोई फिक्स समय इसका इतिहास में दर्ज ही नहीं है। इसीलिए इसको हम केवल
अंदेशा लगाते हैं, शताब्दी में इतने सन में ऐसा अंदेशा लगाते हैं। ठीक है बच्चों, ये सब चीजें एक लंबे समय अंतराल में घटित होती हैं, एक बहुत लंबा टाइम ऑफ पीरियड है जहां पर ये घटित होती हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम केवल एक अतिथि अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक अवधि, एक समय काल की बात कर सकते हैं, किसी डेट, तिथि या महीने की बात हम नहीं कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, एक लंबी अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे विशेष परिवर्तन दिखाई देने आरंभ हुए होंगे। मतलब जब वो परिवर्तन एकदम अपने स्वरूप में आ चुके होंगे और वो लोगों को दिखने लगे होंगे, तब लोगों ने मान लिया होगा कि हाँ, इस समय काल में ये चीजें थी। मतलब इस समय काल में ब्रिटिशर्स आए, या इस समय काल में आंदोलन शुरू हुए, इस समय काल में क्रांतिकारी जागे। तो मतलब जब उनकी गतिविधियां बहुत ज्यादा दिखने लगी, तब वो समय को, उन गतिविधियों का समय काल मान लिया गया बच्चों। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक लंबी अवधि तक ये चीजें चली हैं, इसीलिए उनको कोई तिथि, कोई महीना ना दे करके एक समय अवधि का काल दे दिया गया है उनकी पहचान के लिए इतिहास में। ठीक है, आगे देखते हैं इतिहास में काल, यानी कि पीरियड इन हिस्ट्री। अब इतिहासकारों ने इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया है। कौन कौन से बच्चों वो 3 काल? तो बच्चों, प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल। ये क्या है? 3 काल, प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल। ठीक है, ये सभी काल एक काल की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विभिन्नताओं का ज्ञान दूसरे काल की विभिन्नताओं से करते हैं। जैसे कि हमने क्या देखा कि सामाजिक है, आर्थिक है और सांस्कृतिक है, ये सब जो अलग अलग हमारे भाग है जीवन के, समाज के कह सकते हैं, ये विभिन्नताओं का ज्ञान जो है दूसरे काल की विभिन्नताओं से करते हैं। आज के समय में जो राजनीतिक सिनेरियो है वो हमारे इतिहास काल में भी वैसा रहा, जरूरी नहीं है। जो आर्थिक समय भारत का आज है वही 1947 में रहा हो, वो भी सही नहीं है। और जो सामाजिक पक्ष है आज जो भारत का है, आजादी के समय 47 में ऐसा रहा हो, वह भी संभव नहीं है। तो बच्चों, ये सब क्या है? एक समय अवधि के दौरान पर आए गए परिवर्तन है। तो बच्चों, इन विभिन्नताओं का ज्ञान क्या करते हैं? दूसरे काल की विभिन्नताओं से हम करते हैं कि क्या परिवर्तन अभी तक हमने किए हैं। हम अवधियां कैसे ज्ञात करते हैं? हाउ डू वी फाइंड पीरियड्स? तो बच्चों, हमने इतिहास को कालों में बांटने का प्रयास क्यों किया होगा? यह प्रश्न आता है ना। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम एक समय की विशेषताओं को, उसके केंद्रीय बिंदुओं को पकड़ने का प्रयास करते हैं। जो एक समय काल में जो विशेषताएं होती, खासियत होती है, उनको हम उस समय काल, इतिहास का जो समय काल होता है, उस बिंदुओं को उसमें पकड़ने का हम प्रयास करते हैं। तो बच्चों, उदाहरण के लिए जैसे कि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि प्राचीन काल का मध्यकाल में परिवर्तन तुर्कों के भारत आने पर हुआ। जब तुर्क भारत आए तो क्या हुआ बच्चों? हमारा जो प्राचीन काल था वो मध्यकाल में बदल गया। ठीक है, और साम्राज्य को स्थापित करने की प्रक्रिया के बाद लोगों के जीवन में हुए परिवर्तन, मतलब जो जीवन में क्या हुआ बच्चों? परिवर्तन हो गए। फिर सामान्यतः इसी प्रकार मध्यकाल, आधुनिक काल में परिवर्तन कब हुआ बच्चों? जब भारत के तटों पर ब्रिटिशर के आने के बाद हुआ। मतलब जब ब्रिटिशर्स भारत के तटों पर आ गए, तब क्या हुआ बच्चों? जो हमारा मध्यकाल था वो आधुनिक काल में परिवर्तित हो गया है। सामान्यतः क्या है बच्चों? 18वीं शताब्दी को आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। आधुनिक युग के कुछ लक्षण वैज्ञानिक वृद्धि और औद्योगिकरण और शहरों की वृद्धि इत्यादि है। तो बच्चों, जो 18वीं शताब्दी को हम आधुनिक काल कहते हैं, क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि उस काल में क्या हुआ था? कुछ वैज्ञानिक वृद्धि हुई थी, औद्योगिकरण हुआ था, शहरों की वृद्धि इत्यादि हुई थी। मतलब तकनीकी क्षेत्र में हमने बहुत ज्यादा उन्नति की थी, शहरों का भी, बड़े बड़े शहरों का, अच्छे अच्छे शहरों का, आधुनिक शहरों का निर्माण हुआ था। तो बच्चों, ये परिवर्तन सर्वप्रथम कब? 16वीं शताब्दी में यूरोप में देखे गए थे। कहाँ देखे गए थे? यूरोप में। कब? 16वीं शताब्दी में देखे गए थे ये सारे परिवर्तन, यानी शहरीकरण होना, अलग अलग तरीके के शहरों का विकसित होना, औद्योगिकरण होना, मशीनरी आना, तकनीकी आना, इन सब का प्रयोग कहाँ शुरू हुआ था बच्चों? 16वीं शताब्दी में, यूरोप में। ठीक है, तो भारत में आधुनिक युग का आरंभ 18वीं शताब्दी में 1707 ईस्वी में अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुआ। तो बच्चों, जो भारत है, भारत में 18वीं शताब्दी में हुआ।
क्या हुआ बच्चों? आधुनिकीकरण। आधुनिक युग जो भारत में आया, कब आया? 18वीं शताब्दी में आया। और सन क्या था बच्चों? 1707 था। ठीक है, तो ये थे बच्चों, हमने देखा कि किस तरीके से आधुनिक युग की शुरुआत हुई। आधुनिक युग सबसे पहले कहाँ आया? 16वीं शताब्दी में आया, यूरोप में आया। और भारत में कब आया बच्चों? 18वीं शताब्दी में आया भारत में के अंदर। ठीक है, 1707 से हम उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमने औद्योगिकरण का अपना विकास करना शुरू किया, शहरीकरण होना शुरू किया इत्यादि। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं हमारे पहले क्या है? आधुनिक काल के स्रोत, मॉडर्न सोर्सेस। हम किस तरीके से आधुनिक काल को समझ सकते हैं, उसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं, इस बिंदु में समझते हैं। तो बच्चों आइए, आधुनिक काल के स्रोतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से दो भाग बच्चों? प्राथमिक और द्वितीय। कौन कौन से हैं? प्राथमिक है और द्वितीय, दो प्रकार के हैं। तो पहला क्या है? प्राथमिक। आइए, प्राथमिक में कौन कौन से स्रोत आते हैं आधुनिक काल को जानने के? तो बच्चों प्राथमिक स्रोतों में क्या है? आती है पुस्तकें, चित्र, सरकारी विवरण और पुरातात्विक अवशेष आते हैं। क्या क्या आते हैं? जिससे हमें बुकों में जानकारी मिलती है, किताबों में पाठों के जरिए मिलती है, वो आता है। चित्र आते हैं, ठीक है, संग्रहालय वगैरह में जो चित्र लगे होते हैं वो आते हैं। सरकारी विवरण, जो लेखा जोखा है, जो लिखित तौर पर दर्ज है चीजें, वो आती हैं। और जो पुरातात्विक अवशेष, जो हमें अवशेष मिलते हैं उस जमाने के, अभी जो पुरातात्विक विभाग उनको खोज निकालता है, उनके बारे में जानकारी देता है, उससे भी हम क्या करते हैं बच्चों? हम काल को जान पाते हैं। और उनमें जो अवशेष होते हैं उनमें क्या क्या होता है बच्चों? अवशेष में स्मारक होते हैं, शिल्प तथ्य शामिल होते हैं। ठीक है, स्मारक यानी कि मॉन्यूमेंट्स वगैरह हो गए, शिल्प तथ्य उनके द्वारा बनाई गई कृतियां, जो मूर्तियां हैं, अलग अलग तरीके के स्तंभ हैं, ये सब चीजें आते हैं बच्चों शिल्प में। ठीक है, सो ये हमें विवरणों, समीक्षाओं और लेखों और पुस्तकों के रूप में उपलब्ध होते हैं। ये हमें किस तरीके से उपलब्ध होते हैं? सारे जो हमारे प्राथमिक स्रोत है, ये हमें विवरणों में बच्चों, समीक्षाओं में, लेखों में, और जो पुस्तक के रूप में हमारे पास लिखित रूप में संचयित होते हैं, जिनसे हम उस काल के बारे में चीजें हैं, सिनेरियो है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिवेश कैसा था बच्चों, उसको बहुत अच्छे से हम समझ पाते हैं और उस युग के बारे में जानकारी पा पाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं बच्चों, ये थे हमारे प्राथमिक स्रोत। आगे देखते हैं द्वितीय स्रोत क्या है। तो बच्चों द्वितीय स्रोत में इतिहासकारों द्वारा लिखी गई पुस्तकें सम्मिलित हैं। जो द्वितीय स्रोत में क्या, जो इतिहासकार थे, हमारे हिस्टोरियंस है, उन्होंने क्या जो पुस्तकें लिखी है वो इसमें मुख्यतः शामिल होती हैं। ठीक है, जो प्राथमिक स्रोत के अध्ययन पर आधारित है, मतलब, और उनका अध्ययन कैसे किया जाता है? जो प्राथमिक जो स्रोत है उनके अध्ययन पर ही जो द्वितीय स्रोत है वो आधारित होता है उन पुस्तकों नॉल का। इससे भी लेख, विवरण, सर्वेक्षण, पुनरावलोकन, स्मृतियां, जहाजी अभिलेख आदि उसमें शामिल है बच्चों हमने क्या देखा? जो हमारे द्वितीय स्रोत थे उनमें हमने क्या क्या देखा? जो लेख होते हैं, विवरण यानी कि किसी ने किसी चीज का वृतांत लिखा, अपना यात्रा वृतांत लिख दिया, अपनी किसी व्यक्ति की जीवनी लिखी, उसमें पूरा विवरण दे दिया उस समय काल का, उसमें आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्या कल्चर था वो सब उसमें लिखित कर दिया, उसने विवरण कर दिया, किसी लेखक ने किसी राजा का विवरण कर दिया जीवन काल का। उसमें क्या है बच्चों? उसके बारे में, उस समय काल के बारे में, संस्कृति के बारे में, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्र के बारे में पूर्णतः जानकारी मिल पाती है। तो बच्चों सर्वेक्षण, पुनरावलोकन, स्मृतियां, जहाजी अभिलेख आदि इनमें शामिल होते हैं। ये सब क्या है? जो स्मृतियां, किसी की यादगार में से कि आप ताजमहल को ही देख सकते हैं बच्चों। ये क्या है? ताजमहल ये क्या है? एक स्मृति है जो मुमताज महल की याद में शाहजहां ने बनवाया था बच्चों। तो इस स्मृति से हम जान पाते हैं कि उस समय का जो आर्किटेक्चर था वो कैसा था, वास्तुकला कैसी थी, कैसा भव्य निर्माण उस समय भी कराना संभव था। मार्बल का यानी कि संगमरमर का इस्तेमाल करके इस बारीक जो महीन कारीगरी है उसको अंजाम दिया गया था उस समय काल में भी। तो उस समय काल की जो उन्नत शिल्प कला है उसके बारे में हमें जानने को मिलता है बच्चों स्मृतियों से। और जो जहाजी अभिलेख इत्यादि है उनमें भी हमें उस समय काल की बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है। और ये बच्चों किस में आते हैं? सारे ये सारे हमारे द्वितीय स्रोतों में आते हैं। ठीक है, तो और द्वितीय स्रोतों में और क्या आते हैं? ये जो मॉन्यूमेंट्स हो गए, लाल किला, ये भी हमारा किस में आता है? द्वितीय स्रोतों में आता है, इतिहास को जानने के लिए जो हमारे पास स्रोत है उनमें से। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं
अवधियों का निर्धारण। अब हम यहाँ पर जो अवधियां, समय काल है, उनका निर्धारण कैसे करते हैं? सो डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड्स। आइए जानते हैं बच्चों। तो इतिहास में 4 प्रश्न महत्वपूर्ण है। कौन कौन से प्रश्न है बच्चों जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस रखते हैं? तो बच्चों पहला क्या है? क्या हुआ। दूसरा क्या है? कब हुआ। तीसरा क्या है? कहाँ हुआ। और जो चौथा क्या है बच्चों? कैसे हुआ। ये इतिहास के कुछ ऐसे 4 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके ऊपर पूरा इतिहास आधारित होता है। किसी घटना के बारे में, सिनेरियो के बारे में, समय काल के बारे में, वहां के वातावरण के बारे में, उस समय काल के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है इन्हीं प्रश्नों के द्वारा। तो बच्चों हम पहले प्रश्न से सहमत हो सकते हैं। क्या है पहला प्रश्न? कि क्या हुआ। ठीक है। किंतु अन्य 3 प्रश्न से सहमत नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते बच्चों? उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन रहा है। हमने एग्जाम्पल ले लिया बच्चों कि हमारे देश में क्या है? ब्रिटिशर्स का शासन रहा है, अंग्रेजों का शासन रहा है। ये सब आपको पता ही है। ठीक है। किंतु क्या हम इसकी एक निश्चित तारीख तय कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम सही तरह से नहीं जानते कि यह किस प्रकार आरंभ हुआ और इसे विभिन्न क्षेत्रों में फैलने में कितना समय लगा। इसीलिए इस प्रकार के प्रश्नों का इतिहास में कोई सही उत्तर नहीं है। क्योंकि बच्चों वो व्यापार की दृष्टि से आए थे और धीरे धीरे उन्होंने कब अपनी जड़ें मजबूत कर ली, 10 साल में, 5 साल में, 2 महीने में, 15 महीने में, कब उनकी जड़ें मजबूत होना शुरू हुई। तो ये कोई समय काल का इसका लिखित ब्यौरा हमारे पास नहीं है बच्चों। इसीलिए क्या इनका केवल और केवल उन गतिविधियों, उन जो घटनाएं हुई हैं हमारे इतिहास में, वो दर्ज की गई घटनाएं, उन्हीं घटनाओं के आधार पर बच्चों हम इन सब का पता लगाते हैं। इनको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि क्या है बच्चों, ये उसी समय काल में हुई है। तो इस समय काल से इस समय काल में ब्रिटिशर्स का आगमन माना जाता है, उनका शासन काल माना जाता है। ठीक है। इस प्रकार से हम समझ पाते हैं। अब ये जो बाकी सारे प्रश्न हैं, इसीलिए क्या है बच्चों, ये सारे प्रश्न हम उनसे सहमत नहीं हो पाते। पहला प्रश्न से सहमत हो जाते हैं, अब दूसरा, तीसरा, चौथा, इनसे हम इसी कारणवश सहमत नहीं हो पाते कि कुछ भी फिक्स रिटन फॉर्म में हमारे पास इतिहास की चीज नहीं है। हम अज्यूम करते हैं और घटनाओं के आधार पर उनकी तारीखों को हम मान लेते हैं कि हम इसी समय पीरियड में ये चीज घटना हुई होगी। ठीक है। तो बच्चों इसलिए इन तीनों प्रश्नों का कोई खास मोल नहीं रह जाता है, सहमत नहीं हो जाते हैं। ठीक है। तो आधुनिक काल की समयावधि कैसी होती है? सो मॉडर्न पीरियड, टाइम पीरियड। जो मॉडर्न पीरियड है, टाइम पीरियड, ये किस तरीके से था इसको भी समझ लेते कि जो समयावधि है आधुनिक काल की, उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और एक्सप्लोर भी। तो बच्चों भारत में आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी से 1700 ईस्वी में अंतिम मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद से माना जाता है। कब से माना जाता है बच्चों? जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद से हम उसको मानते हैं। कब? 1707 में, 18वीं शताब्दी में। ठीक है। जिसमें जो आधुनिक काल है उसका हम आरंभ देखते हैं और मानते भी। तो उस समय पुरानी शक्तियां कमजोर पड़ चुकी थी और भारत के राजनीतिक पटल पर नई शक्तियों का विस्तार होने लगा था। जैसे मराठा, सिख, पठान राजपूतों ने अपनी शक्तियों का प्रसार किया। बहुत सी विदेशी शक्ति जैसे कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी भी भारत में आई। ठीक है। ये सारी शक्तियां भारत में अब अपनी पकड़ जमाने लगी। उन सभी ने भारत की सरजमी पर अपना राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। कौन कौन थे बच्चों जो भारत के अंदर थे? तो आप जान सकते हैं बच्चों कि भारत के अंदर तो कौन कौन थे। भारत के अंदर हमारे मराठा थे, सिख थे, पठान थे, राजपूत थे। इन सभी लोगों ने अपनी शक्ति, अपनी पैठ जमाना शुरू किया, अपने अपने क्षेत्राधिकार को उन्होंने सुनिश्चित कर लिया। ठीक है। और उसके बाद जो बहुत सी विदेशी अन्य शक्तियां थे, उनके आक्रमण ने भी इस काल को बहुत ज्यादा क्या किया बच्चों, बहुत परिवर्तित कर दिया। जिसमें कौन कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे। और ठीक है, इन सब ने क्या किया बच्चों? भारत की सरजमीन पर अपना परचम लहराने का पूरा प्रयास किया, अपने राज्य उन्होंने स्थापित करने का पूरे पूरे प्रयास किए। तो बच्चों आधुनिक काल की ये क्या है बच्चों? कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, इनकी शुरुआत मानी जाती है। इन घटनाओं से हमने पढ़ा है कि ब्रिटिशों द्वारा भारत का शोषण किया जाता था। ब्रिटिशर्स क्या करते थे? भारत का
शोषण करते थे, भारत को अपना एक औपनिवेश बना करके शोषण करते थे अपने फायदे के लिए। जब किसी कमजोर देश को उसके ऊपर हावी होकर के उसको कमजोर करके उसके सारे रिसोर्स संसाधनों का इस्तेमाल अपने लिए किया जाता है, अपने देश पे किया जाता है, तो बच्चों उस स्थिति को क्या कहते हैं कि जो ताकतवर देश है उसने जो कमजोर किए हुए देश को अपना औपनिवेश बना लिया है। तो भारत क्या था बच्चों? औपनिवेश था ब्रिटिशर्स का। और ब्रिटिशर्स हमें अपने इस जो लाभ है अपने स्वार्थ के लिए हमारे संसाधनों का और हमारे हम सब का मिसयूज करते थे। ठीक है, तो बच्चों उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमने पढ़ा है कि ब्रिटिशों द्वारा भारत का शोषण किया जाता था। वे भारत से कच्चा माल खरीद कर उन्हें अपने मतलब अपने फाइन गुड्स में बदल करके भारत पर फिर से वापस ला करके जो ऊंचे ऊंचे दाम है उसमें वह बेचते थे। इसीलिए ब्रिटिश शासन काल में भारत को आधुनिक युग नहीं कहा जा सकता है। क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम आधुनिक युग नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उस समय काल में यह हमारा शोषण करते थे, इसीलिए उस समय को हम भारत के लिए आधुनिक युग नहीं कह सकते हैं। तो बच्चों यह संघीय था, मतलब जो हमारे इतिहासकार थे भारतीय इतिहासकार इसे संघीय काल कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भारत का फायदा ना के बराबर था, केवल और केवल जो मुनाफा था व्यापार में जो कर रहे थे ब्रिटिशर्स वो केवल और केवल उन्हें ही मिल रहा था। सारी धन संपदा को भी वह ब्रिटिश ले जा रहे थे और कच्चे माल को भी वह सारे संसाधनों को भी वो ढो ढो करके ब्रिटिशर्स अपने ब्रिटेन में ले जा रहे थे। ठीक है बच्चों, इसीलिए इसे जो भारतीय इतिहासकार से संघीय काल कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं औपनिवेशिक का अर्थ। तो बच्चों मीनिंग ऑफ कॉलोनियल, तो जो कॉलोनियल है उसका मीनिंग क्या है बच्चों? अभी हम जानते हैं यहाँ पर। तो आप इस पुस्तक में पढ़ेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों ने हमारे देश पर अधिकार जमाया तथा स्थानीय नवाबों एवं राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। तो बच्चों इसमें हम ये जानने वाले हैं कि जो हमारे अंग्रेज है, हमारे देश पर जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने किस तरीके से अपनी पकड़ जमाई, अपना आधिपत्य अधिकार जमाया और स्थानीय नवाब एवं राजाओं को दरबार में अपना शासन स्थापित किया। तो बच्चों जो स्थानीय राजा थे, महाराजा थे, नवाब थे, उन सबको दबा करके उन्होंने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने अपना पूरा शासन जमा लिया भारत के अंदर, अपनी जड़ें पूरी तरीके से मजबूत कर ली। उनको जो यहाँ पर राजा थे, महाराजा थे, नवाब थे, बादशाह थे, क्वीन थी, उन सबको दबा करके अपना शासन स्थापित किया ब्रिटिशर्स ने। फिर आप यह जानेंगे कि कैसे उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अब क्या किया उन्होंने? जो अर्थव्यवस्था थी भारत पर और समाज पर उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अपने सभी खर्चों की पूर्ति के लिए कर वसूल किया। जो उनके खुद के खर्चे थे उनको भी हमसे कर वसूल करके ही पूरा करवाया। मतलब भारतीयों की दयनीय दशा कर दी उन्होंने। ठीक है, आगे अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को कम कीमत पर खरीदा, ना के बराबर कीमत दी और उन्हें जबरन डर के भय का कारण भय का माहौल बना करके उनसे जबरन खरीद लेते थे। निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई तथा इन सभी प्रयासों की वजह से क्या परिवर्तन हुए? मतलब उनसे इस प्रकार की खेती करवाई जाती थी बच्चों जो केवल और केवल व्यापार पर आधारित होती है, जिससे खाद्यान्नों में भारत पर कमी आती गई। ये लोग उनसे वो व्यापार वाली कृषि करवाते थे और उसको उठा करके कहाँ लेते थे बच्चों? उसे यूरोप में ले जाते थे, ब्रिटेन ले जाते थे, जहां पर उनका अच्छा उनको उनके दाम मिलते थे। ठीक है, तो अब उनकी वजह से हमारे जो भारत की अर्थव्यवस्था उस पर क्या बदलाव हुए थे बच्चों? तो आप यह भी देखेंगे कि ब्रिटिश शासन की वजह से यहाँ की मूल्य मान्यता एवं जो पसंद नापसंद रीति रिवाज एवं तौर तरीकों में क्या परिवर्तन हुए। अब उनके आने से, उनकी सोच के आने से, उनके जो हाव भाव थे, उनके रहने का स्टाइल था, उन सब का क्योंकि भारत में उन्होंने पकड़ जमा ली थी, उन सब की छवि भारत में देखने को मिलती है। जैसे उनके प्रभाव से, उनके आने से हमारी जो पसंद नापसंद है, रहन सहन है, खान पान है और वेशभूषा, इन सब में बच्चों क्या आया है? बदलाव आया है। ठीक है, और जो रीति रिवाज हम जो आज मॉडर्न कल्चर, पाश्चात्य जो कल्चर है उसको अपनाते हैं, वो इसी का एक परिणाम है। ठीक है,
जिसमें हम अंग्रेजी माध्यम को ज्यादा तवज्जो देते हैं बच्चों, और हम वेस्टर्न क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं, है ना, हम इंग्लिश खाना खाना पसंद करते हैं, छुरी कांटे से खाना पसंद करते हैं। तो ये सब किसका है? ये सारे तौर तरीकों हम जो ब्रिटिशर्स के द्वारा ही यहाँ पर उनकी नींव डाली गई इन सारे तौर तरीकों की। ठीक है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस प्रकार के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। तो बच्चों, जब किसी एक देश पर दूसरे देश का बच्चों सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर क्या होता है? कब्जा, यानी कि दबदबा हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है बच्चों? उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? औपनिवेशीकरण कहते हैं। तो बच्चों, जो छोटा देश है जिस पर बड़े देश ने कब्जा किया है, छोटा देश क्या हो गया बच्चों? उपनिवेश बन गया है बड़े देश का। ठीक है, और जो ये बड़ा देश है बच्चों, वो अपने फायदे के लिए छोटे देश का हर प्रकार से शोषण करता है। ठीक है, तो यही प्रक्रिया क्या है? हमारी औपनिवेशिक है, औपनिवेशीकरण इसे हम कहते हैं। परंतु आपको शीघ्र ही यह समझ आ जाएगा कि सभी वर्ग और समूह इन परिवर्तनों को एक ही तरीके से अनुभव नहीं कर रहे थे। जो भारत के अंदर कई वर्ग हैं, उस सभी वर्गों में यह परिवर्तन अलग अलग देखने को मिल रहा था। सब में बराबर परिवर्तन हुआ हो यह बिल्कुल भी सत्य नहीं कहा जाएगा। ठीक है, आइए हम किस तरीके से जानते हैं, हाउ डू वी नो, इन सब चीजों को हम किस तरीके से और आगे प्रोसीड करते हैं बच्चों। तो भारतीय इतिहास के गत 250 वर्षों का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन कौन से स्रोतों की सहायता लेते हैं? तो बच्चों, पिछला जो हमारा 250 साल का जो समय काल गया है, उन समय काल में बच्चों के जो भारतीय इतिहास को हमने लिखा है, वो उनको लिखने के लिए जो इतिहासकार है वो किन किन स्रोतों का सहारा लेते हैं, अब हम इसमें उनको जानने वाले वो स्रोत कौन कौन से हैं। तो पहला क्या है बच्चों? हमारे पास यहाँ पर प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। कौन करता है बच्चों? सो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड्स रखे गए हैं क्या करता है? उनको प्रशासन तैयार करता है। उन्हें हम क्या समझते हैं बच्चों? क्या क्या उनमें? अंग्रेज शासन ने जो सरकारी रिकॉर्ड तैयार किए उन्हें इतिहास काल का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। जो अंग्रेजी शासन काल में जो अंग्रेजी सरकार ने जो अपने सरकारी जो रिकॉर्ड थे, उनको लिखित दस्तावेज थे, उनको तैयार किए थे, वो क्या उस समय काल को, उस ऐतिहासिक समय को समझने में हमारी क्या करते हैं बच्चों? मदद करते हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण साधन है उस समय काल को समझने का। अंग्रेजों का मानना था कि रिकॉर्ड लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, मतलब किसी भी घटना को, किसी भी कृति को दर्ज करना बहुत वो महत्वपूर्ण मानते थे। कौन बच्चों? जो ब्रिटिशर्स थे। उनके लिए प्रत्येक कार्य, हर कार्य को बच्चों उनके लिए क्या होता था? वो प्रत्येक योजना, नीतिगत निर्णय, सहमति, जांच को साफ साफ रिकॉर्ड लिखना, साफ साफ लिखना बहुत आवश्यक था। चाहे कुछ भी हो बच्चों, चाहे उन्होंने कोई भी काम किया हो, कोई भी योजना बनाई हो, कोई नीतिगत कार्य या कोई निर्णय लिया हो, कोई सहमति हो या डिसएग्रीमेंट हो, ठीक है, और जो कोई भी वहां पर इंस्पेक्शन की गई है, जांच पड़ताल की गई, कोई सिविल आयोग ने कुछ भी काम किया, उस जांच को साफ साफ वो लिखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझते थे। ठीक है, वो उसको बहुत आवश्यक मानते थे। ऐसा करने के बाद चीजों का भली भांति अध्ययन किया जा सकता था तथा उन पर वाद विवाद किया जा सकता था, क्योंकि वह बच्चों लिखित रूप में मौजूद थी। तो वो क्या एक महत्वपूर्ण साक्ष्य बन जाते हैं जिसमें बहस की जा सकती थी कि नहीं बच्चों, कि ये जो आप बोल रहे हैं ये सत्य घटना नहीं है, ये देखिए इस डेट पर, इस तारीख में, इस जगह पर ये लिखा गया है और लिखित रूप में हमारे पास सबूत मौजूद है। तो सत्य घटना जो लिखित रूप है उसको माना जाता है, उसको ही उसका घटना का आधार मानते हैं, जो लिखित दस्तावेज है उसको। और जितने भी बच्चों ये हमारे ब्रिटिशर्स थे, वो क्या करते थे बच्चों? वो लिखित दस्तावेज करते थे जिनके आधार पर वह आगे प्रक्रिया को संचालित करते थे। निर्णय की प्रक्रिया हो गई, वाद विवाद का प्रक्रिया हो गई, कोई संचयन हो गया, कोई जानकारी, कोई क्रिया, कोई भी योजना है, उसके संचयन लिखित रूप में वह करते थे। ठीक है, वह समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति उत्पन्न हुई। अब वो इस समझदारी, जो उन्होंने समझदारी दिखाई नोट डाउन करने की बच्चों, हर चीज को लिखित रूप में उनका दस्तावेज बना करके रखना, उससे क्या हुआ बच्चों? चलते ज्ञापन हो गया, टिप्पणी हो गया या प्रतिवेदन देना पर आधारित शासन की संस्कृति जो है उत्पन्न हुई। किसकी संस्कृति शुरू हुई बच्चों? टिप्पणी एवं प्रतिवेदन पर आधारित जो संस्कृति है उस समय काल में, औपनिवेशिक काल में वह शुरू हुई। ठीक है,
अंग्रेजों का यह भी मानना था कि सभी अति महत्वपूर्ण दस्तावेजों एवं पत्रों को संभाल कर रखना आवश्यक है। जो भी उन्होंने लिखित रूप में संचयित किया है, जो जानकारी, योजना, कोई भी नीति, कानून, नियम, कुछ भी बनाया है लिखित रूप में, कोई भी जानकारी, घटनाक्रम लिखा है, वह क्या है बच्चों, वह एक दस्तावेज बन जाता है, महत्वपूर्ण दस्तावेज। और उन सबको अच्छे से संजो करके संभाल कर रखना बहुत आवश्यक है। आने वाले समय में वह जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ऐसा वो खुद भी समझते थे। तो इसीलिए उन्होंने सभी शासकीय संसाधनों में अभिलेख कक्षों का भी निर्माण करवा दिया। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने हेतु जो अभिलेखागार है और संग्रहालय जैसे संस्थानों का भी निर्माण किया गया। अब जो उन्होंने दस्तावेज लिखे, दस्तावेज, जानकारी, घटनाक्रम लिखित रूप में जो दर्ज किया, उनके लिए उनको और सुचारू रूप से लागू करे, वो और कारगर सिद्ध हो सके उनकी नीतियां वगैरह, तो उन्होंने क्या किया बच्चों, तो उन्हें आप देख सकते हैं कि कई सारे अभिलेख, उनका सच संचयन अच्छे से किया जा सके, उन्हें सेफ्टी दी जा सके। तो अलग अलग जो अभिलेख थे उनको अलग अलग विभागों में बांटा गया और उनको वहां विभाग बना करके, दफ्तर बना करके उनको वहां पर सुरक्षित रखा गया, संचयन किया गया। वहां पर कौन कौन से वहां पर दफ्तर बनाए गए बच्चों, बहुत सारे जो दफ्तर थे, उनमें तहसील के दफ्तर हो गए, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर हो गए, ठीक है। प्रांतीय सचिवालय, जो सचिवालय होते हैं ना, क्षेत्रीय सचिवालय, वो बनाए गए, उनके दफ्तर, कचहरी, इन सब के क्या थे, अपने अलग अलग रिकॉर्ड थे जो लिखित रूप में वहां पर संचयित किए जाते थे। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। और ये इतने महत्वपूर्ण थे बच्चों, जो महत्वपूर्ण और अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, उनको कहाँ रखा, अभिलेखागार और संग्रहालय, यानी कि जो संग्रहालय थे, अभिलेखागार थे, वहां पर उनका संचय किया गया, ठीक है। सभी को सुरक्षित रखा गया, ठीक है। उन संस्थानों का निर्माण भी किसने करवाया था बच्चों, ये संग्रहालय है और ये जो आपका अभिलेखागार होगा, इनका निर्माण भी ब्रिटिशर्स ने ही भारत में करवाया था, ठीक है। सो आगे देखते हैं, 19वीं शताब्दी के आरंभिक दिनों में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों एवं ज्ञापनों को आज भी अभिलेखागारों में देखा जा सकता है। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा बनाए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, अथवा ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश एवं सुझाव देख सकते हैं। क्या क्या देखने को मिलता है बच्चों, जो ये 19वीं शताब्दी थी हमारी, उसमें जो शुरुआती दिन थे, उनके आरंभिक दिन थे, उनमें क्या था, प्रशासन की जो एक ब्रांच थी, एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को जैसे अभिलेख भेजती है, कुछ नोटिस भेजती है, कोई जानकारी भेजती है, कोई पत्र भेजती है, वो सभी पत्रों को, ज्ञापनों को अभिलेखागार में सुरक्षित संचय रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि उन्हें सुरक्षित रखा गया है। और वही बच्चे हमें बताते उस समय काल के बारे में, बहुत अच्छे से सटीक जानकारी दे पाते हैं, ठीक है। और उन्हें कहाँ देख सकते हैं हम, अभिलेखागारों में देख सकते हैं। और जैसे कि वहां पर यह भी देख सकते हैं कि जो जिला अधिकारी द्वारा बनाए गए नोट्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसी तरीके से, और उन सभी को वहां पर लिखित रूप में वह मौजूद है और हम उन्हें पढ़ सकते हैं वहां जाकर के। ऐतिहासिक जैम है वो सब, ठीक है। उसके अलावा बच्चों, जो ऊपर बैठे हुए जो अफसर और जो प्रांतीय अधिकारी थे, क्या कर सकते हैं, उनको भेजे गए निर्देश है, ऑर्डर है, योजनाएं हैं, कुछ डिस्कस कर रहे हैं, कुछ पत्र है, इंफॉर्मेशन है, उन सबको क्या बच्चों, वहां पर जो सुझाव वगैरह दिए गए थे, उन सबको वहां देख सकते हैं, ठीक है, लिखित रूप में। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। जो 19वीं शताब्दी के आरंभिक शुरुआती वर्ष में क्या होता था बच्चों, कि जो दस्तावेज, जो लिखित दस्तावेज मौजूद है, जो संचयित रूप में है अभी, तो उनको सावधानी पूर्वक उनकी कॉपीज, उनकी नकल यानी कि उनकी कॉपी बनाई जाती थी, ठीक है। एक कॉपी, प्रतिलिपि उनकी बनी हुई है ओरिजिनल, उस ओरिजिनल की प्रतिलिपियां यानी कि उसके एक जेरोक्स, जो जेरोक्स होते हैं वो निकाले जाते थे, ठीक है, जिसको हम नकलें कह सकते हैं। उन्हें लिखने का कार्य खुशन वीसी के माहिर करते थे, जो लिखने में एक्सपर्ट थे, राइटिंग में। वो क्या करते, उस जमाने प्रिंटिंग मशीन थोड़ी होती थी बच्चों, उस जमाने में तो बच्चे वो सब हाथ से ही लिखा जाता था, जो उनकी जितनी भी कृतियां बनती थी वो सब हाथ से लिखी जाती थी। उन्हें क्या बोलते थे बच्चों, खुशन वीसी के माहिर बोलते थे। तो खुशन वीसी या सुलेखन वीस,
ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर तरीके से चीजें लिखते हैं, क्योंकि उस जमाने में कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, तो हाथों से लिखा जाता था। जो व्यक्ति हाथों से ऐसे काम लिखते थे उन्हें क्या बोलते थे? सुलेखन वीस बोलते थे। ठीक है, और ये बहुत ही सुंदर तरीके से चीजों को लिखते थे, इन्हें खुशनवीसी भी कहते थे। तो 19वीं शताब्दी के मध्य तक छपाई तकनीक भी विकसित होने लगी थी। कब बच्चों? जैसे जैसे 19वीं शताब्दी आती गई और वो विकसित बढ़ती गई, तो उनका चलन जब शुरू हुआ तो बच्चों क्या हुआ? जो छपाई तकनीक है उसका भी इंट्रोडक्शन हो चला था। ठीक है, इस तकनीक के माध्यम से अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाहियों के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां तैयार की जाने लगी थी। अब इसके बाद क्या हुआ बच्चों? इस तकनीक के माध्यम से क्या शुरू हो गया, क्या प्रचलन शुरू हुआ बच्चों? जो प्रत्येक सरकारी विभाग था, हर जो अलग अलग ब्रांच थी, अलग अलग विभाग था, उनका क्या था उनका क्या था बच्चों? जो उनकी कार्यवाही थी और उनके जो लिखित दस्तावेज थे, उनको उनकी कई कई कॉपीज जो है वो बनाई जाने लगी, उन्हें कई कई प्रतिलिपियों में कॉपी किया जाने लगा। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर आप इस चित्र में एक महत्वपूर्ण चित्र है जिसको आप देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय अभिलेखागार संग्रहालय। यहाँ पर इसी तरीके की कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो प्रतिलिपियां हैं वहां देखने को मिलती है, जो इतिहास का जीवंत प्रमाण हमें देती हैं बच्चों। इसमें अगर आप जाएंगे ना, तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे बहुत से ऐतिहासिक 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी के ऐसे कुछ लिखित दस्तावेज आपको मिलेंगे जो उस समय काल की सटीक जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, उस समय काल में क्या घटनाएं हुई थी, क्या रहन सहन था, क्या सिनेरियो था, वो सब आपको यहाँ पर जो दी गई प्रतिलिपियां हैं उनको पढ़ करके आप जान पाएंगे। तभी तो इसको बच्चों बोला गया है राष्ट्रीय अभिलेखागार संग्रहालय। यहाँ पर इन सब का इकट्ठा संग्रह किया जाता है और सुरक्षित रखा जाता है। हमारी जो भावी पीढ़ी है उनको इतिहास के बारे में, हमारी इस पीढ़ी को इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी मिल पाए, इसलिए। तो बच्चों आगे देखते हैं, तो आगे क्या है? सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। सो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वेस। सर्वे यानी कि सर्वेक्षण होता है, उसका महत्व बढ़ता गया ना बच्चों। अब वो कैसे बढ़ा, आइए देखते हैं। सो औपनिवेशिक शासन के समय सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों की राय में किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उसको ठीक तरीके से जानना आवश्यक होता है। तो बच्चों उस औपनिवेशिक समय काल में क्या था? जो सर्वेक्षण यानी कि जिसको हम सर्वे कहते हैं, उसका प्रचलन, उसका जो दौर था उसका आ चुका था, उसका प्रचलन शुरू हो चुका था। अंग्रेजों की राय में किसी देश पर अच्छी तरीके से शासन चलाने के लिए उसको क्या करना चाहिए? ठीक तरीके से उसको जानना, उसके बारे में सारी जानकारी, छोटी से लेकर बड़ी तक जानकारी सारी इकट्ठी होनी चाहिए। तभी अगर आपके पास जानकारी होगी तभी आप उसको अपने तरीके से हैंडल कर पाएंगे, उनको अपने तरीके से मैनिपुलेट करके किसी भी तरीके से उनको अपने कब्जे में ला पाएंगे, स्थितियों को भी और व्यक्तियों को भी। इसीलिए अंग्रेज इस बात पर बिलीव करते थे बच्चों की हर एक विषय के बारे में, पर्टिकुलर क्षेत्र, प्रदेश, देश के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और बच्चों इसी जानकारी के आधार पर क्या होता है? औपनिवेशिक शासन अपनी जड़ें मजबूत कर पाता है और किसी देश को अपना उपनिवेश बना पाता है। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के आरंभ तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे, गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और वन्य जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहास व फसलों के बारे में जानकारी एकत्र की जाती थी। तो बच्चों क्या था? अब वो क्या क्या जानकारी एकत्र करते थे बच्चों की, हमें कहाँ से, किस जगह से, किस क्षेत्र से क्या लाभ मिल सकता है, तो उस क्षेत्र की गुणवत्ता के बारे में, वहां की मिट्टी के बारे में, वहां की वनस्पति मिलने, किसी क्षेत्र विशेष में मिलने वाली वनस्पति में, वहां की जलवायु में, वहां के खेत कैसे, वहां की फसल किस प्रकार की होती है, वहां किस प्रकार की बारिश होती है, कैसा माहौल है, किस प्रकार की वहां मिट्टी पाई जाती है, ये सब को जानने के लिए बच्चों ने क्या किया? सर्वेक्षण करना शुरू किया। और इससे क्या हुआ? उनको बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलती गई जिनसे वो अपनी पकड़ उस क्षेत्र विशेष में बनाते गए। जैसे कि मान लो बच्चों कि कोई प्रदेश है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है, तो वहां पर कर का जो रेशियो है वो थोड़ा ज्यादा रहेगा और उन पर उनकी ब्रिटिशर्स की नजर भी रहेगी। तो इस तरीके से क्या होता था बच्चों? वो क्या करते थे? अच्छे तरीके से पूरे देश का सर्वेक्षण करके नक्शा तैयार करते थे। ठीक है, फिर अंग्रेजों का विचार था कि किसी क्षेत्र का शासन
चलाने के लिए इन सभी बातों को जानना आवश्यक है। किन बातों को? ये जो सारी गुणवत्ता है, किसी क्षेत्र प्रदेश में क्या विशेषता है, क्या खासियत है, वह क्षेत्र विशेष दूसरे क्षेत्र से कैसे अलग है, इन सब के बारे में जानकारी रखना क्या है बच्चों, किसी क्षेत्र का अच्छे तरीके से शासन करने में हेल्प करती थी। ये सोच किसकी थी बच्चों? ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स ऐसा सोचते थे और इसीलिए वो जो बहुत सारे सर्वेक्षण के द्वारा हर भारत के कोने कोने के प्रदेश की जानकारी रखते थे। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के आखिर से 10 वर्ष में जनगणना भी की जाने लगी। अब आखिर से अगर हम गिरते पीछे से, तो क्या 10 वर्ष में जो ब्रिटिश काल का जो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन काल था, उसमें जनगणना भी शुरू हो गई। तो बच्चों, जनगणना के माध्यम से भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, क्षेत्र तथा व्यवसाय के बारे में जानकारियां एकत्र की जाती थी। इसके अतिरिक्त वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वैज्ञानिक सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। कौन कौन सर्वेक्षण बच्चों? जो अलग सर्वेक्षण थे, जो अलग दिशाओं के बारे में जानकारी देते थे बच्चों, कौन कौन से थे बच्चों? वनस्पति सर्वेक्षण, किस क्षेत्र में कौन सी वनस्पति उगती है, या किस वनस्पति की क्या क्वालिटी है और कौन सी वनस्पति उनके लिए किस क्षेत्र में ज्यादा उपयोगी है, इन सब की जानकारी रखते थे। पुरातात्विक सर्वेक्षण करते थे। ठीक है, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण की इस क्षेत्र विशेष में जो मानव का शास्त्र है वो किस प्रकार से डेवलप हुआ है। वैज्ञानिक सर्वेक्षण हो गया, वन सर्वेक्षण आदि जो दूसरे सर्वेक्षण है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था, उन्होंने भारत में यह सर्वेक्षण किए, जो कुछ अन्य सर्वेक्षण थे। तो बच्चों, अधिकृत रिकॉर्ड्स, जो अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है, उसके बारे में जानते हैं। व्हाट इज नॉट रिवील्ड बाय द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें कौन कौन सी जानकारी नहीं मिल पाती है, तो कौन से देखते हैं बच्चों? रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम बहुत सी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि ये सारे रिकॉर्ड सरकारी हैं, ये सारे सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, जो जिसको गवर्नमेंट ने क्या है अपने अनुसार लिखा है, जो उसको देखने को मिला, जो उसको दिखा वो उसने लिख लिया। जो दिखा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वास्तव में उसका अस्तित्व नहीं है, उसको तो नोट नहीं किया गया ना, और उसके बारे में हमें जानकारी फिर नहीं मिलेगी। तो इसीलिए कहा गया है बच्चों की कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें, जो अधिकृत सरकारी रिकॉर्ड्स है, उनसे पता नहीं चलती हैं। तो इनमें से यही ज्ञात होता है कि सरकारी अफसरों के क्या विचार थे। जो सरकारी अफसरों ने जो दस्तावेज लिखे, उनसे उनके क्या विचार थे उस समय काल में, वह हमें पता चलते हैं। तो उनकी चरित्र किन किन उनकी रुचि किन वस्तुओं में थी, तथा भविष्य के लिए वे किन वस्तुओं को सुरक्षित रखना चाहते थे, किन किन चीजों में उनका इंटरेस्ट आता था और किन चीजों को वो क्या करते थे, सुरक्षित रखना चाहते थे आराम से। मतलब उनके बारे में वो क्या रुचि थी, क्या पर्सपेक्टिव थे, क्या विचार थे एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, क्षेत्र के बारे में, वस्तु के बारे में, यह हमें उन दस्तावेजों में अच्छे से जानने को मिलता है। तो इन रिकॉर्ड्स से हमें यह जानने में हमेशा सहायता नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या अनुभव करते थे तथा उनकी कार्यवाहियों का क्या कारण था। लेकिन हमें उनसे, उनके दस्तावेज से यह पता नहीं चलता कि जो दूसरे लोग थे वो क्या अनुभव करते थे इस चीज के बारे में, क्या वो भी सेम वही अनुभव करते थे जो लेखकों ने किया है, या अलग करते थे। यह हमें जानकारी वहां मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, और उनकी कार्यवाहियों का क्या कारण था। ठीक है, उन्होंने क्यों वह कार्यवाही की, जो अफसर थे, जो पुलिसमैन थे, जो अधिकारी लोग थे, उन्होंने ये जो कार्यवाही लिखित रूप में हम पढ़ रहे हैं, वो कार्यवाही की गई, पर क्यों की गई वह जान पाना थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, छुप जाती है वह जानकारी, हमें पता एग्जैक्टली नहीं चल पाता है। आगे इन बातों को समझने के लिए हमें अन्य स्रोतों की खोज में निकलना होगा, और उन्होंने क्यों किया, कैसे किया, कब किया, किस तरीके से किया, ये जानने के लिए हमें करना पड़ता है बच्चों, अन्य स्रोतों की तरफ हमें जाना पड़ता है। तो जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की खोज करते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती। जब हम ऐसे दूसरे उन्होंने जो स्रोत लिख दिए बच्चों, उनसे जो जानकारी नहीं मिल रही, हम दूसरे स्रोतों में गए, पुरातात्विक विभाग गए, कुछ गए, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स थे उनके थ्रू, या किसी भी चीज के थ्रू हमने क्या किया बच्चों, छुपी हुई जानकारी उसको भी निकाल दिया। ठीक है, फिर जानकारी में कोई भी कमी नहीं रहती है। परंतु सरकारी रिकॉर्ड्स की अपेक्षा उन्हें ढूंढना थोड़ा कठिन होता है। जो सरकारी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको ढूंढना थोड़ा सा
तो सरकारी रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, आसानी से हमें मिल जाते हैं, लेकिन जो लोकल रिकॉर्ड्स होते हैं उन कभी कभी ये मिल भी पाते हैं और कभी कभी बच्चों नहीं भी मिल पाते, क्योंकि इन्हें ढूंढना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि इनका संचयन कम हो पाता है, कहीं हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है, इनका लेखा जोखा भी, इनका विवरण भी कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार लोगों की डायरियां तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण क्या होते हैं, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथा तथा स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब जो ये डायरियां हैं, जो यात्रियों के संस्मरण, यात्रा वृतांत लिखे हैं लोगों ने, तो विदेशों से आकर के या इसी देश के लोग ने अपने अपनी यात्रा वृतांत लिखे, अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित, और जो आत्मकथाएं हैं, बाजारों के बारे में लिखी जाने वाली, इमारतों के बारे में और वास्तुकला के बारे में लिखी जाने वाली जो किताबें हैं, संस्कृति के बारे में लिखी जाने वाली उपन्यास नॉवल है, ये सभी लोकप्रिय पुस्तकें क्या बनती है, बहुत महत्वपूर्ण साधन बन जाती है उन छुपी हुई जो जानकारियां हैं उनको प्राप्त करने में। ठीक है, कि उस समय काल में क्या क्या जानकारी थी, ये भी बच्चों क्या है, इतिहास के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्रोतों में से कुछ है। ठीक है, जिनका कुछ लिखित ब्यौरा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बहुत भारी मात्रा में हमें जानकारी प्रदान करती हैं। ठीक है, छपाई की तकनीक विकसित होने के साथ ही अखबार छपने लगे थे। अखबारों का भी जो संचयन हुआ है, उनका अच्छे तरीके से उनको सेफ रखा गया है, तो वो भी क्या करते हैं, हमें लिखित जानकारी तो प्रोवाइड करवाते हैं ना बच्चों। ठीक है, कवियों, सॉरी, अब विभिन्न मुद्दों पर जनता में वाद विवाद भी होने लगा। जब अखबार छपने लगे तो मुद्दे निकलने लगे और मुद्दों पर वाद विवाद भी होने लगा, डिबेट एंड ऑल। ठीक है, फिर नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, परंतु ये सभी स्रोत उन लोगों द्वारा रचे गए जो पढ़ना लिखना जानते थे। अब जो स्रोत है बच्चों, ये कौन लिख सकता है, जो उपन्यास लिखना हो गया, है ना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, अपनी जीवनी, आत्मकथा, उपन्यास, ये सभी कौन लिख सकता है, जिनको पढ़ना लिखना आता है वही तो लिख सकते हैं। क्या कोई अंगूठा छाप अनपढ़ व्यक्ति लिख सकता है? बिल्कुल नहीं लिख सकता। ये सब किसने लिखा? जो कवियां हैं, कवि थे, कविताएं वगैरह जो लिखी गई हैं वो सब कवियों ने, पढ़े लिखे व्यक्तियों ने लिखा है। हम ये आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है, जिससे हमें उस समय काल, विशेष समय काल की हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है। इससे यह पता नहीं लगाया जा सकता कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर अथवा सड़कों पर जीवन बसर करने वाले गरीब किस प्रकार के अनुभवों से गुजरे हैं, लेकिन उन उपन्यासों में, उन लिखित दस्तावेजों में क्या है, कविताओं में, यह पता नहीं लगाया जा सकता है बच्चों कि जो उस समय के जो आदिवासी थे, किसान थे, सड़क पर रहने वाले जो व्यक्ति थे, उनकी क्या है, वो अपना जीवन बसर कैसे करते थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी, यह पता नहीं लगाया जा सकता है। कम मिलती है इसकी जानकारी। ठीक है, गरीब किस प्रकार से अपना अनुभव, किस प्रकार के अनुभव को कर रहे थे, किस प्रकार का से जीवन के अनुभव से वो गुजर रहे थे, इन सब का प्रॉपर वहां पर क्या होता है, जानकारी का अभाव होता है। तो यदि हम थोड़ा और प्रयास करें तो हम इस बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा और एफर्ट्स लगाए तो वहां का जो लोकल जीवन था, जो मजदूर थे, गरीब लोग थे, सड़क पर रहने वाले लोग थे, इन सबके जीवन, आदिवासी लोग थे, किसान लोग थे, इन सबके जीवन आदि के बारे में भी हमें जानकारी मिल सकती है। तो आइए पाठ के बाद कुछ बिंदुओं में पाठ को दोहरा लेते हैं। तो इतिहासकारों ने इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया है। कौन कौन से है बच्चों? प्राचीन, मध्य और आधुनिक। साम्राज्य को स्थापित करने की प्रक्रिया के बाद लोगों के जीवन में क्या हुआ बच्चों? बहुत बदलाव, परिवर्तन आए। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने हेतु जो अभिलेखागार थे और संग्रहालय जैसे संस्थानों का भी निर्माण किया गया, जहां पर उनको सुरक्षित संचयन करके रखा गया। अंग्रेजों की राय में किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए क्या करना चाहिए बच्चों? उसको ठीक तरीके से जानना आवश्यक है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से, बारीकी से जानते हो तो आप उस क्षेत्र विशेष को, लोगों के ग्रुप को क्या उधर अपनी पैठ पकड़ जमा सकते हो, जिसके लिए जानकारी होना अति आवश्यक, ऐसा ब्रिटिशर्स मानते थे। आगे 19वीं शताब्दी के आखिर से हर 10 वर्ष में जनगणना भी की जाने लगी। अब जब 19वीं शताब्दी का अंत हो रहा था बच्चों, अंत से आखिरी जो 10 वर्ष बचे थे बच्चों, वहां से जनगणना भी ब्रिटिशर्स ने भारत में जनगणना का भी प्रचलन शुरू कर दिया गया। पहली बार जनगणना बच्चों ब्रिटिशर्स ने ही भारत में करवाई थी। ठीक है बच्चों, तो यह था हमारा पाठ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपने महत्वपूर्ण जानकारियों को समझा और ग्रहण किया होगा।
तो बच्चों अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।